किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन नए नए विषयों को लेकर आते हैं और आज भी ऐसे ही विषय को हम लेकर आए हैं आपके बीच में, जिससे आपको आपकी किसानी में बहुत ज़्यादा सहायता मिले। और ऐसे सवाल जो कि आपको जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन जवाबों को हम लेकर आए हैं आपके लिए। विषय को जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जायदकालीन उद्यानिकी फसलों का प्रबंधन। ये हमारा विषय है और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी जानने के लिए विशेषज्ञ हैं हमारे साथ लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन जी धन्यवाद। सर जैसे कि जाना हमने कि आज हम जानने वाले हैं जायदकालीन उद्यानिकी फसलों का प्रबंधन, ये हमारा विषय है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को देखते हुए हमारे किसान भाई जो हैं, कहीं कहीं क्षेत्रों में जो हमारी रबी फसल है उसकी कटाई हो चुकी है, कई क्षेत्रों में अभी तैयारी है और कई क्षेत्रों में ऐसा भी है कि अभी सिंचाई चल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी चल रही हैं हमारे। तो जायदकालीन अगर फसलों की बात करें तो जायदकालीन फसलों में अभी हम क्या देख पा रहे हैं? जैसे पारंपरिक फसलों की बात करें तो जैसे हमारा नर्मदापुरम जिला है, धान गेहूं के बाद वहाँ मूंग एक अच्छी कैश क्रॉप के रूप में उभरी है कि 2 महीने की फसल होती है, तो धान और गेहूं के बीच का जो समय होता है किसान भाई उसको लगा के अच्छी अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। यदि हम उद्यानिकी फसलों की बात करें तो जैसे इस समय यदि किसान भाइयों के पास खेत खाली हुआ है तो तरबूज है, खरबूज है या दूसरी कोई फसलें हैं, भिंडी है, इनको लगा के भी हम खेत को खाली छोड़ने की बजाय अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इससे आय भी अधिक प्राप्त होगी और उनका खेत का फसल चक्र भी बना रहेगा। बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में और भी बात करेंगे हम। सर जायदकालीन फसलें की अगर हम बात करें, उद्यानिकी फसलों की बात करें, तो वर्तमान में किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि विस्तार से अगर किसान भाइयों को हम बताएंगे तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक जो स्थिति है इसको लिए तैयार कितनी कैसे होगी, तो महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्यों है? जैसे आप जानते हैं विपिन जी, जो पारंपरिक रूप से किसान भाई धान की फसल लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं तो इसका समर्थन मूल्य अधिकतम मिलता है उनको 2,000 रुपये क्विंटल। बिल्कुल। वहीं हम उद्यानिकी फसलों में बात करें, जैसे शिमला मिर्ची को हम लगाते हैं तो ये 2,000 रुपये का केवल 10 ग्राम बीज आता है। इतना अंतर है कि जहाँ 1 क्विंटल फसल मिल रही 2,000 रुपये में, केवल 10 ग्राम हम सब्जी का बीज ले रहे हैं तो वो आ रहा है 2,000 रुपये का। तो जो किसान भाई उद्यानिकी फसलों की ओर यदि रुख रखते हैं तो पारंपरिक फसलों की तुलना में वो अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये कहना नहीं है कि धान गेहूं को लगाना बंद कर दें, बिल्कुल, पर आधा 1 एकड़ में उद्यानिकी फसलों का भी समावेश करें तो परिवार को खाने के लिए भी उनको सब्जी मिले और उनको अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सके। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है जायद फसलों को लगाना या इसमें उद्यानिकी फसलों का समावेश करना, ये सर ने बताया। अब सर महत्वपूर्ण बात एक और है कि जायदकालीन उद्यानिकी जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे क्रमबद्ध आपने उसको किया है और कितने प्रकार की फसलें हैं जो हम अभी लगा सकते हैं? हाँ, जैसे अभी हम देख रहे हैं मुख्य फसल हमारी फल वृक्षों में हम बात करें तो आम के फलों की बौर आ रही है जी। इसमें हमें रखरखाव की जरूरत है, पोषक तत्व प्रबंधन की जरूरत है ताकि हमें अच्छे फल प्राप्त हों। इसी तरह हम देखते हैं कि आंवले की इस समय बडिंग ग्राफ्टिंग का टाइम आता है जी। बेर की हमें इस समय प्रूनिंग करनी की आवश्यकता पड़ती है जी। अमरूद के फल किसान भाई इसमें तोड़ चुके होते हैं तो इसमें फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है जी। सब्जियों की बात करें तो हम जितनी जो बारिश में सब्जियां लगती हैं जिसको हम खरीफ की सब्जियां कहते हैं वो सारी सब्जियां हम जायद में लगा सकते हैं, चाहे वो कद्दू वर्गीय सब्जियां हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो बैगन हो, चाहे भिंडी हो, कोई भी फसल जो हम बारिश में लगाते हैं उसको हम इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह हम फूलों की बात करें तो आजकल जो फूल भी 3 सीजनों के आते हैं, शरतकालीन फूल अलग, वर्षाकालीन फूल अलग और ये जायद में लगने वाले फूल आते हैं और बाजार में इनके पैकेट भी मिल जाते हैं। नर्सरी लगा के किसान इसको आसानी से लगा सकते हैं जी। तो निश्चित रूप से सर ने बताया कि जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग भाग में वर्गीकृत किया है, हम समझ सकते हैं कि हम ऐसे हमारी फसलों को अभी तैयार कर सकते हैं और उनकी देखभाल भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी लगी हुई हैं। फलदार वृक्षों की बात की जैसे, सर महत्वपूर्ण बात यह है, अभी शुरुआत हम करें तो नर्सरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, प्रारंभिक अवस्था भी होती है। तो 3 वर्गों की बात की, फलदार वृक्षों की बात की, फूलों की बात की और सब्जियों की बात की। नर्सरी को हम सब एक साथ लेते हैं, तो नर्सरी कैसे तैयार करें तीनों वर्गों को? हाँ, जैसे हम फल वृक्ष की बात करें, हम अभी आम के सीजन में आम बहुत खाएंगे तो आम की गुठली को फेंके ना, हम उसको एक पॉलीथीन बैग में मिट्टी भर के उसमें डाल दें। चाहे हम आम खाएं या कोई भी फल खाएं, उसको इस तरह से तैयार कर लें तो क्या हो जाएगा, उससे जो पौधा निकलेगा वो देशी पौधा बनेगा। बिल्कुल। उसको हम किसी माली को बुला के उसमें क्राफ्टिंग करवा लेंगे
तो वो आपका हाइब्रिड पौधा तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप उसको दशहरी में बदल सकते हैं, चाहे मल्लिका में बदल सकते हैं, या नीलम में बदल सकते हैं जब माली से ग्राफ्टिंग करवा लेंगे। लेकिन जो देशी एक पौधा होता है वो 20 रुपए का हो गया। यदि आम आपने बाजार से लाके खाए और उनके आपने देशी पौधे भी तैयार कर लिए तो तो कहते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम वो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करें, यदि हमें कद्दू भर की सब्जियों को लगाना, मान लीजिए खेत हमारा खाली नहीं है, तो पॉली बैग में हम लौकी, गिलकी, करेला की नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। जब हमारा खेत तैयार होगा तो 1 महीने की हमारी नर्सरी हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह कद्दू भर की सब्जियों में हम बात करते हैं तरबूज, खरबूज की। हमारा खेत जिस समय खाली नहीं है, हम पॉली बैग में इसको अलग से नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। और जैसे खेत खाली होगा, किसान भाई जब खेत में बीज लगाएंगे और हम उस समय यदि उस प्लांट को लगा देंगे तो हमारी फसल 1 महीने पहले मिल जाएगी। और फसलों में क्या होता है, या तो बाजार में पहले आए या आखिरी में आए, तब रेट अच्छा मिलता है। और जिन किसान भाई की फसल एक साथ आती है तो बाजार में उपलब्धता ज्यादा होने के कारण किसी किसान भाई को रेट नहीं मिल पाता। सही है। तो हम प्रबंधन नर्सरी के पहले से कर लेंगे तो हम बाजार में फसल को पहले ले जा सकते हैं, अधिक रेट ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अब हम फूलों की भी बात करें नर्सरी को, तो फूलों में अभी कौन कौन सी और कैसे कैसे नर्सरी लगा सकते हैं हम? हाँ, जैसे जो कई फूल तो ऐसे होते हैं जो बीज से नर्सरी लग जाती है। अब कई फूल ऐसे हैं, जैसे गुलाब है, गुलाब की अपन कटिंग करेंगे, उसको बांध लेंगे। या दूसरी कोई शक्कर से लगने वाला पौधा होता है, ग्लेडियोलस है, या दूसरी कोई फसलें हैं। और बाकी जो सीजनल पौधे होते हैं, इनके सबके बीज मिल जाते हैं। इनको बीज को हम क्यारी में तैयार करें और 15-20 दिन बाद इनको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और फूल एक ऐसी चीज है कि जो साल भर किसानों को अतिरिक्त आय दे सकती है, क्योंकि शादी विवाह का सीजन है, मंदिरों में उपयोग होता है। हम कोरोना काल को छोड़ दें तो बाकी हर समय फूल फायदा देता है। कोरोना काल में हम जानते हैं कि परिस्थिति बदल गई थी तो किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही, तो अब किसान भाई अधिक मतलब सीजनेबल जो चीज़ें होती हैं वो तो होती ही रहती हैं, चाहे शादी ब्याह की बात हो, चाहे कोई त्योहार की बात हो, तो फूलों का तो लगा ही रहता है तांता। बहुत अच्छी बात है, हमने नर्सरी के बारे में बात की। किसान भाइयों के मन में अगला प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई नर्सरी तैयार हो गई है, अब सिंचाई कैसे करना है? तो सिंचाई तीनों वर्गों की बात करें तो कैसे करना है, क्रमबद्ध हम जानते हैं उनको। हाँ, जैसे आज के समय में किसान भाइयों को हमने देखा, पारंपरिक तरीका होता है फ्लड सिंचाई करना। बिल्कुल। ट्यूबवेल से पानी खेत में खोल के पूरे खेत में पानी भर देते हैं। वो गलत तरीका है। यदि आज के समय में हम सिंचाई की बात करते हैं तो कई आधुनिक तरीके आ गए हैं, जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में ड्रिप इरीगेशन है। यदि आप धान फसलों को लगा रहे हैं तो उसमें स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह रेन गन आ गया है, आज के समय में रेन पाइप आ गया है। सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधाएं आ गई और जो कम लागत में किसान भाइयों को मिल जाती हैं। यदि उनका प्रयोग हम करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होगी। हम जानते हैं हर पौधे को बढ़ने के लिए पानी के साथ साथ जड़ों में हवा भी चाहिए। यदि हम फ्लड से पानी दे देते हैं तो वो हवा की जगह पानी भर जाता है, इसलिए पौधा अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाता, खरपतवार अधिक होते हैं। यदि हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से पानी देंगे जितनी जरूरत होगी पौधों को, तो संतुलित मात्रा में हवा और पानी का कॉम्बिनेशन रहेगा तो फसल की बढ़वार अच्छी होगी और रोग बीमारी भी कम लगेगी। कहते हैं ना, ऊपर से जब पानी लगता है तो पूरा पौधा नहा जाता है, तो कोई कीड़े बैठे भी होंगे तो वो फसल से दूर हो जाएंगे। और जो हम पानी खेत में भर के देते हैं तो वो जमीन तक ही रहता है। बिल्कुल। तो हमें सिंचाई के तरीके को भी बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। और मुख्य रूप से जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ रही है, यानी कि जिस तरीके से हम अभी बदलते युग में जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा आपकी खेती में ज़रूर देगा। सिंचाई के बाद महत्वपूर्ण चीज़ आती है खरपतवार। अब तीनों वर्गों के खरपतवार की बात करें तो कैसे होते हैं और इनका प्रबंधन कैसे करना है? हाँ, जैसे फल वृक्षों में हम जानते हैं कि फल वृक्षों की हमारी दूरी अधिक होती है। हम आम के वृक्ष की बात करें तो 10-10 मीटर दूरी पे लगाया जाता है। पारंपरिक जो हमारी किस्में हैं 10-10 मीटर दूरी पे लगाते हैं। तो हम क्या करें, यदि ड्रिप से उसका थाला बना लें, उसके ऊपर प्लास्टिक मल्चिंग की लेयर कर दें। ये तो हो गया जो बाजार से हमें लेना पड़ेगी। या जिन किसान भाइयों की गेहूँ की फसल निकली है या धान की फसल निकलती, जब उसकी जो पराली होती है उसका भी पलवार बिछा सकते हैं। उसको कहते हैं जैविक खरपतवार प्रबंधन। या तो हम प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करें या सब्जी वाली फसलें जो हमारी पास पास लगती हैं तो पूरी कतार में हम इसको बिछा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके देखेंगे, हमने टमाटर के अंदर पूरी धान की पराली बिछा रखी है। तो वो पलवार एक तो नमी को बचा के रखेगी, बिल्कुल, और पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो खरपतवार भी नहीं उग पाएंगे। तो आपको निदाई गुड़ाई का भी खर्चा बच गया और पानी कम लगेगा। इस समय वैसे पानी की शॉर्टेज होती है, तो हम जैविक रूप से भी पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। और दूसरा चाहें तो बाजार से प्लास्टिक मल्चिंग लाके उसका भी प्रयोग, मतलब मल्चिंग भी हम जो है हमारे देशी तरीके से कर सकते हैं। जी जी। और सही तरीका यही भी है। मतलब आज के टाइम में अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जीरो बजट खेती को कभी अपनाना है या हमें कैसे कम खर्च में ज़्यादा लाभ लेना है, तो वो तरीके बिल्कुल सर बता रहे हैं, वो यही तरीके हैं और आपको खुद को इजाद भी करने पड़ेंगे ऐसी तरीके।
खरपतवार की बात कर ली सर, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, और तीनों वर्गों की बात करें तो अलग अलग तरीके से कैसे हम इसको कर सकते हैं? हाँ, ज़्यादातर किसान भाई क्या रासायनिक खादों पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल। जैसे यूरिया, डीएपी या दूसरी फसलें हो गई जी आज के समय में आपने देखा होगा सरकार भी नई नई चीज़ों को बढ़ावा दे रही है जी आजकल इफ्को जो खाद है उन्होंने नैनो यूरिया के रूप में डेवलप किया है जी वो कम मात्रा लगती है और उसको हम पर्णी छिड़काव के रूप में फसलों में दे सकते हैं जी कई प्रकार के पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, इसको भी यदि हम पर्णी छिड़काव के रूप में देंगे तो पत्तियां डायरेक्ट उसको अवशोषित कर लेंगी। बिल्कुल। बनस्पत इसके कि हम उनको खाद को फेंक के दें, जैसे पारंपरिक तरीका किसान भाइयों को क्या होता है तगाड़ी में यूरिया ले लिया उसको फेंक छिड़काव दिया कर दिया। जी तो वो ज़्यादातर नत्रजन का प्रबंधन करते हैं, जी जबकि हम कहते हैं सारे तत्वों का समन्वित प्रबंधन होना चाहिए। जी। तो सबसे पहले किसान भाई मिट्टी का परीक्षण करा लें, जी पता चला है मिट्टी में उनके पोषक तत्व की क्या उपलब्धता है उसके अनुसार पोषक तत्व प्रबंधन करें। बिल्कुल। साथ में यदि उनके पास गाय या भैंस है जी तो उसके गोबर से जीवामृत है वो बनाएं। जी और भी कई जैविक उत्पाद बना सकते हैं, घन जीवामृत है तो उनको प्रयोग करें खेत में, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहेगी और लंबे समय तक खेती अच्छी कर सकते हैं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पोषक तत्व प्रबंधन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। आज हम बात कर रहे हैं जायदकालीन उद्यानिकी फसलों का प्रबंधन के बारे में, और हमारे साथ मौजूद हैं लवेश कुमार चौरसिया जी, उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम से। सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पोषक तत्व प्रबंधन की, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि भाई आप हमारी मिट्टी परीक्षण को ज़रूरी करना है। मिट्टी परीक्षण के बारे में छोटा सा हम एक विषय लेते हैं कि वर्तमान में जैसे अभी जो आने वाला जायद फसल है, क्या आप मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं किसान भाई? ये सबसे अच्छा सीजन यही होता है। अच्छा। जैसे जिन किसान भाइयों की मान लीजिए गेहूं की फसल कट रही है, खेत खाली हो रहा है, उस समय ऊपर की घास पुआर को हटा के वी आकार का एक गड्ढा करना है हमें, उसके अंदर की मिट्टी निकाल के बाहर कर देनी है, फिर साइड की मिट्टी को खुरच के हमें तैयार करना है। इस तरह खेत 1 एकड़ खेत से 4-5 रैंडम जगह से हम गड्ढे से मिट्टी तैयार करेंगे। बिल्कुल। उसको हमने ढेर इकट्ठा कर लिया, फिर उसको 4 भाग में बांट के अलग कर देते हैं। आधा किलो का हमारा वर्किंग सैंपल रेडी हो जाता है। उसमें हमें लिखना कौन सा वाला खेत है, पहले कौन सी फसल लगाई थी, आगामी कौन सी फसल लगाने वाले, उसको मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जमा कर सकते हैं हम। और जब हमें रिपोर्ट मिलेगी तो अनुशंसा भी मिल जाएगी। आप जो फसल लगाना चाहते हैं तो उसमें इस तरह का पोषक तत्व प्रबंधन आप कर सकते हैं। चाहिए बिल्कुल। आपको जो अनावश्यक जो आप पोषक तत्व करते हैं, प्रबंधन करते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि आपको ये पोषक तत्व देना है, और निश्चित रूप से आपके खर्चे में ये कहीं ना कहीं कटौती हो जाएगी और आपका लाभ जो है वो बढ़ जाएगा। महत्वपूर्ण बात है सर। एक और चीज़ है सर, मल्चिंग की हम बात कर रहे थे, मल्चिंग के साथ साथ ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे थे, तो ड्रिप इरिगेशन पोषक तत्व प्रबंधन में कितना महत्वपूर्ण है? हम जानते हैं जब ड्रिप इरिगेशन से हम सब्जियों में सिंचाई करते हैं जी, या फल वृक्षों में भी हम करते हैं, मिट्टी भुरभुरी होती है। बिल्कुल। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी जड़ों का विकास उतना अच्छा होगा, और जड़ों में हवा भी मिलेगी, तो एक सूक्ष्म जीवाणुओं का वातावरण बन जाता है। हम जानते थे पुराने समय में मिट्टी से उपजाऊपन ज़्यादा क्यों होता था? मिट्टी में जैविक कार्बन की उपलब्धता रहती थी। और जब से किसान भाइयों ने क्या किया, रासायनिक खाद पर निर्भरता बढ़ाई है या पराली को जलाना शुरू कर दिया है, तो मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी होती जा रही है। अब हम जैसे कहीं भी मिट्टी परीक्षण देखते हैं तो 0.3 से 0.5 तक पाया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन, और जो लोग जैविक या प्राकृतिक खेती करते हैं उनका हम कहते हैं 1% हो जाता है।
यदि 1% हो जाता तो फसल में इतनी ताकत आ जाती है कि रोग बीमारी से वो खुद लड़ लेती है। इसलिए उन लोगों के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होती उनका प्रबंधन करने के लिए। और यदि हम ड्रिप का प्रयोग करेंगे तो पानी तो बचत होगी, उसके साथ हमें पोषक तत्व भी देना है, चाहे वो जैविक हो, चाहे हमारे बायो फर्टिलाइजर हो या रासायनिक हो, उनको भी हम देंगे तो हम पोषक तत्व में बहुत बचत कर सकते हैं। हम जो भुरकाव की तुलना में यदि ड्रिप वेंचुरी के द्वारा देंगे तो हम बहुत कम मात्रा में बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बात वहीं आ गई, लागत आपकी कम होती जा रही है और लागत कम होगी निश्चित रूप से आपकी आय दुगनी हो जाएगी। ये बात कर रहे थे पोषक तत्व प्रबंधन की कैसे करें, अब हम बात करेंगे कीट एवं रोग प्रबंधन की। वैसे सर ने एक बात अभी की है कि अगर आप शुरुआत से अच्छा काम करेंगे, आपकी जो कार्य पद्धति है उसको सही तरीके से करेंगे, तो आगे की जो स्टेज है वहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं, या पहुँचेंगे तो बहुत ही कम अवस्था में पहुँचेंगे। कैसे करना है सर कीट एवं रोग प्रबंधन, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। किसान भाइयों का हमारे पास ही फोन आता है कि ये इल्ली लग रही है, बताइए ये कौन सी दवाई। वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दवाई से, जबकि हम कहते हैं कि देखिए फसल चक्र का हमें चुनाव करना चाहिए फसल में, प्रतिरोधी प्रजाति का चुनाव करें सबसे पहले। फिर हमें यदि देख रहे हैं हमने कोई अपनी धान फसल लगाई हुई है, जैसे अभी किसान भाइयों की मूंग की फसल लगने वाली है, तो जैसे इस तरह का एक पेपर हमारे पास होगा, तो 1 फीट यदि लंबा चौड़ा ये पेपर है तो टीन का कनस्तर गांव में मिल जाता है, पीपा मिल जाता है, उस पर प्राइमर पोतना है जी। और प्राइमर पोतने के बाद कुछ पट्टियों पे पीला वार्निश, कुछ पे नीला वार्निश। 1 एकड़ खेत में यदि हमने ये 40 पीली पट्टियां 40 नीली पट्टियां लगा दी रैंडमली, तो कहीं भी कोई रस चूसक कीड़ा होगा वो आगे इस पे चिपक जाएगा जी। क्योंकि वो अपन ने जैसे पीला और नीला वार्निश पोता, उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया, बिल्कुल, तो वो उसमें चिकनाहट हो जाएगी। तो रस चूसक कीड़े जैसे सफेद मक्खी है, माहू है, लीफ माइनर, वो पीली पट्टी पे चिपक जाएगा। इसी तरह जो नीली पट्टी हमने लगाई है उस पर थ्रिप्स और मकड़ी, इसको माइट भी कहते हैं, वो चिपक जाएगी। अब इसके लिए किसान भाई रस चूसक जो कीटों के प्रबंधन के लिए दवाइयाँ डालते हैं वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह जिस फसलों में इल्ली लगती है, इल्ली के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल के चारों तरफ हम 4 छेद करें और ढक्कन में रुई को एक तार से बांध लें। बाजार में एक केमिकल मिलता है मिथाइल यूजिनॉल, चाहे तो किसान भाई ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन से बुला भी सकते हैं। उसकी 2 बूंदें उस कॉटन की रस्सी पर डालना है, उसमें आएगी मादा की खुशबू, तो नर कीड़े उसमें आके बंद हो जाएंगे और हमने बोतल में आधा पानी भर रखा है, वो डूब के उसमें मरते जाएंगे। तो आज के समय में जो किसान भाई इल्लियों के प्रबंधन के लिए इंडेक्साकार है, कोराजेन है, महंगी महंगी दवाइयाँ डालते हैं, वो भी नहीं डालनी पड़ेंगी, तो उनकी लागत कम हो जाएगी। इसी तरह जैविक प्रबंधन करना है तो खेत में अपने टी आकार की खूंटी लगाएं, तो चिड़िया बगले आके बैठेंगे, उनको जो इल्ली दिखेगी उसको वो खा जाएंगे। तो प्रकृति का संतुलन ऐसे बना रहता है। और जब से हमने रसायनों का प्रयोग किया है तो चिड़िया भी कम हो गई खेत में, दूसरे लोग कम हो गए। यदि हम प्राकृतिक वातावरण बनाएंगे, जैसे कहते हैं ना केचुआ खाद, किसान कहती है, सरकार कहती है केचुआ खाद तैयार करो, हम वातावरण ही ऐसा तैयार कर लें कि केचुए खुद हमारे खेत में आने लगे, बिल्कुल, तो वो सबसे सफल खेती है। वातावरण बहुत जरूरी बनाना है और महत्वपूर्ण बात यही है कि हम हमारे किसान भाइयों को लागत कैसे कम करवाएं, ये इम्पोर्टेंट बात है। बातें बहुत सारी हैं सर बात करने के लिए, लेकिन समय की थोड़ी सी अभी कम है और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को जो जानकारियां मिली होंगी वो उनके काम की होंगी, हम यही कामना करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे खबरें खेती के साथ में। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए जानते हैं खबरें खेती की। मिलेट्स का उपयोग बढ़ाने कॉन्फ्रेंस आयोजित, मंडियों में नए गेहूं की आवक शुरू, सीएम दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू, कृषि में महिला उद्यमिता जरूरी, प्राकृतिक खेती समय की जरूरत। और अब खबरें विस्तार से। बाजरा को सभी प्रकार के व्यंजनों में पसंदीदा रसोई सामग्री बनाने के लिए शेफ समुदाय के बीच बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहयोग से IFCA द्वारा नोबी इंटरनेशनल शेफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत द्वारा प्रायोजित संकल्प को 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नेतृत्व में भारत सरकार उत्सव के केंद्र में है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोटे अनाज की स्थानीय और वैश्विक खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। मिलेट्स की महिमा को भी पुनर्जीवित करने के लिए शेफ समुदाय के प्रयास की सराहना की गई है। उन्होंने होटल के मेन्यू में बाजरे की बीज और खीच जैसे क्षेत्रीय बाजरा आधारित व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के बारे में बताया है। किसान भाइयों अब बात करेंगे मंडियों में नए गेहूं की आवक शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश की मंडियों में नए गेहूं का श्री गणेश हो गया है। पिछले दिनों देवास कृषि उपज मंडी में लगभग 500 बोरी नए गेहूं की आवक हुई। नए गेहूं का भाव
2500 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसे पहले राज्य हैं जहां पर नए गेहूं की आवक सबसे पहले होती है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा से नया गेहूं आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे देरी से नए गेहूं की आवक होती है। मध्य प्रदेश के मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम नया गेहूं मंडियों में आता है। प्रारंभिक जानकारों के अनुसार अभी तक देश भर में गेहूं की फसल बढ़िया स्थिति में है। चालू रबी सीजन में गेहूं का रकबा पिछले साल की अपेक्षा 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। इस साल 343 लाख हेक्टेयर बोए गए गेहूं क्षेत्र से 11 करोड़ 20 लाख टन उत्पादन की संभावना है। गत वर्ष यहां पर 10 करोड़ 95 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 2500 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं बिक रहा है। विपणन सत्र 2023-24 के लिए सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। किसान भाइयों, सीएम दुधारू पशु प्रदाय योजना की हम बात करेंगे क्योंकि ये योजना प्रदेश भर में शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग में वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 150 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेषकर बैगा जनजाति को पशुपालन से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने एवं इसमें हितग्राहियों को दुधारू पशु प्रदाय करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम को पशुपालन विभाग में शामिल किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों को पशुपालन से जोड़कर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों को रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही दूध के रूप में संपूर्ण पोषण आहार प्राप्त होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत पूर्व में मंत्री परिषद से स्वीकृत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में समाहित विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत घटक मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम में संशोधन किए गए हैं। अब इस योजना में मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम में बैगा जनजाति के साथ सहरिया और भारिया विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी शामिल किया गया है। कार्यक्रम में दुधारू गाय की इकाई के साथ दुधारू भैंस की इकाई को भी शामिल किया गया है। कृषि में महिला उद्यमिता जरूरी है क्योंकि इसके बिना कृषि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। किसान भाइयों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में G20 के अंतर्गत महिला उद्यमियों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना नाहेब के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए कृषि उद्यमिता में अवसर विषय पर 1 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर P.K. मिश्रा ने कहा है कि भविष्य की चुनौतियों का जवाब कृषि में महिला उद्यमिता है। छात्राओं एवं नए उद्यमियों को कृषि के क्षेत्र में उद्यमिता के अवसरों को जानने, समझने एवं कार्य रूप में परिणित करने के लिए सफल महिला उद्यमियों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। कुलपति डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि ऐसे सेमिनार समय समय पर आयोजित होते रहना चाहिए। प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है। शिवपुरी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पीपर समा पर 1 दिवसीय विभागीय एवं मैदानी कार्यकर्ताओं के लिए ओरिएंटेशन सह कार्यशाला प्राकृतिक खेती एवं मिलेट्स फसलों के प्रोत्साहन पर आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिले के कृषि एवं कृषि तकनीकी प्रबंधन समिति, आत्मा उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य आजीविका मिशन एवं शक्तिशाली महिला संगठन समिति के मैदानी कार्यकर्ताओं सहित 50 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे हैं। कार्यशाला में डॉक्टर MP जैन ने नवनियुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से कहा है कि खेती और पशुपालन का पूर्ण संयोजन आज भी बेहद जरूरी है। कृषि की समय समय पर उन्नत और नवीन तकनीकियों को क्षेत्र में विस्तार के माध्यम से उपयोगकर्ता किसानों, किसान महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर पुनीत कुमार द्वारा कार्यशाला का महत्व एवं क्षेत्र में उपयोगिता की जानकारी दी गई। कृषि तकनीकियों के अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाव के बारे में भी बताया गया और इसका आह्वान भी किया गया है। किसान भाइयों, आज खबर खेती में इतना ही। नमस्कार। तो आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, आपने जाना किस तरीके से हम हमारी जायदकालीन उद्यानिकी फसलों का प्रबंधन कर सकते हैं और जाना खबरें खेती की। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए। नमस्कार।